बच्चों अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है डिफरेंस अंतर, तो ये पूछा जाता है वियोजन और संयोजन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो हम लोग पूछ लें, पहले देख लें कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, तो पहले इसकी परिभाषा बनाने के रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा दी गई है, हम लोग देखते भी है, डेली देखते हैं। कहाँ देखते हैं कि जब हम लोगों ने दूध को रखा जो स्वाद में मीठा था, हल्का मीठा, लेकिन जब ये दही में बदल गया तो ये कैसा हो गया, ये खट्टा हो गया, तीखा हो गया। तो अब देखिए इसका स्वाद भी बदला है और इसमें जो प्रोटीन पाई जा रही थी वो अम्ल में भी बदली। तो रासायनिक परिवर्तन भी हुआ और एक नया उत्पाद बना, किससे, क्रिया कारक से। तो ये जो क्रिया कारक है यह हम लोग क्या रखते हैं, एक तवा को रखते हैं, रोटी बनाने वाले तवा को रखते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिया, एक तवा ले लिया, रोटी बनाने वाला लोहे का तवा ले लिया, लोहे का तवा ले लिया और इसको हम लोगों ने लंबे समय तक किसमें, वायु में रख दिया, छत पर रख दिया। क्या होगा, इसमें जंग लग जाएगी, संक्षारण हो जाएगा। तो जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, कोरोजन होता है, संक्षारण हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो ब्राउन कलर पाए जा रहे हैं ये ब्राउन रंग का पाउडर बन जाएगा। अगर हम लोग इसको इस प्रकार से जलाएंगे तो ये झड़ने लगता है। तो देखिए ठोस लोहे का तवा जिसको हम लोग कितना मजबूत था, मोड़ नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही वायु के संपर्क में आया संक्षारण हुआ, कोरोजन हुआ और पाउडर बन के आराम से झड़ रहा है। रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है और ठोस पाउडर में बदल गया, यानी कि भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है। इनसे हम लोग अपनी परिभाषा बनाने रासायनिक अभिक्रिया। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में नया उत्पाद बना है, दही एक नया उत्पाद बन गया, ये नया उत्पाद बन गया और यहाँ पर ये क्रिया कारकों से है। तो ये क्रिया कारकों की सहायता से जब नया उत्पाद बनता है तो यहाँ से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बना लेते हैं। तो क्या कहें कि जब नए उत्पाद, नई विशेषता के साथ में नया उत्पाद क्रिया कारकों से बनाया जाता है तो वही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो अगर एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, परिभाषा बना करके इसका कोई एक उदाहरण बताइए, तो वह अभिक्रियाएं यहाँ पर क्रिया कारकों के भाग लेने से नए उत्पाद नई विशेषताओं के साथ में बनते रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हम लोगों ने कहीं देखी हैं? हाँ देखी है। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया हम लोग डेली देखते हैं। कहाँ देखते हैं? तो ये विशिष्ट रूप से पूछ ली जाती हैं। एक होती है संयोजन अभिक्रिया और एक होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन माने टूटना, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। तो देखिए जब हम लोग चूना को ले लेते हैं जिसका सूत्र होता है CO, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कल जो दीपावली पर लेकर के आते हैं और हम लोग घर पे आकर के पानी में डाल देते हैं और पानी में डालने से जो कुछ ठोस पाया जा रहा था, पानी तरल था और इसमें मिलकर के ये CaOH का होल्डवाइज बना लेती है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। और जिस बाल्टी में या टब में हम लोगों ने इसको रखा हुआ है, अगर उसको टच करके देखते हैं तो ये थोड़ा गर्म हो जाता है, बुलबुले निकलते हैं। तो यहाँ पर जो बिना बुझा हुआ चूना था पानी के साथ में मिला, बुझे हुए चूने में बनाया और यहाँ से ऊष्मा निष्कासित हुई, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। अब इसी को अगर हम लोग गर्म करते, तो अगर इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से दोबारा से फिर ये CaO और प्लस H2O बाहर निकलता है जब इसको गर्म किया जाता है, यानी कि उसमें ऊष्मा दी जाती है।
तो एक ही क्रिया से हम लोगों ने संयोजन और वियोजन में अंतर कर दिया। 2 नंबर में आ जाता तो क्या लिखेंगे, संयोजन क्रिया में 2 या 2 से ज़्यादा क्रियाकारक आपस में जुड़ते हैं। वियोजन क्रिया में क्रियाकारक आपस में 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटते हैं। जो वियोजन क्रियाएं होती हैं, कुछ वियोजन क्रियाओं में ऊर्जा निष्कासित होती है, तो ये ऊष्माक्षेपीय क्रियाएं कहलाती हैं, और इनमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, तो ये ऊष्माशोषीय क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालते हैं तो ऊष्मा निष्कासित होती है, ये बहिक्षेपीय क्रिया का उदाहरण है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ से इसको गर्म करने से ऊष्मा दी जाती है, तो ये ऊष्माशोषीय क्रिया का उदाहरण है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या होता है अगर ये जो बुझे हुए चूने को हम लोगों ने दीवार पर पोत दिया है। तो अगर इस बुझे हुए चूने को अगर हम लोग दीवार पर पोतते हैं तो ये वायुमंडल में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, CaCO3 प्लस जो जल होगा वो बाष्पीकृत होगा। तो अगर हम लोग दीपावली पर ये कलई को पोतते हैं तब टच करके देखते हैं तो दीवार ठंडी रहती है, क्योंकि वहाँ पर बाष्पीकरण हो रहा है, बाष्पीकरण से तापमान डाउन होता है, तो यहाँ पर बाष्पीकरण होता है जल। इसके बाद में वायुमंडल से ये अभिक्रिया करके 3 से लेकर के 5 दिनों के बाद में क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो हम लोगों ने बुझा हुआ चूना पोता था तो उसकी अपेक्षा ज़्यादा चमकदार होता है। तो ये 3 से लेकर के 5 दिन के बाद में दीवार ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ से एक और प्रश्न आ गया कि अगर हम लोग बुझे हुए चूने को दीवार पर पोतते हैं तब ये 3-4 दिन बाद क्यों ज़्यादा चमकती दिखाई देती है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे कि जब बुझे हुए चूने को दीवार पर पोता जाता है तो वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बुझे हुए चूने से धीमी गति से क्रिया करती है, और क्रिया करने के बाद में जल को बाष्पीकृत होकर के ये कैल्शियम कार्बोनेट की ज़्यादा चमकदार परत बना लेती है। इसलिए 3-4 दिन बाद ये ज़्यादा दीवार चमकदार दिखाई देती है। रासायनिक क्रिया पूछती तो रासायनिक क्रिया देखते हैं। तो ये हो गया अंतः यानी कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी क्रियाओं में अंतर। इसके बाद में और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि सभी वियोजन अपक्रियाएं, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सभी वियोजन अपक्रियाएं होती हैं वो ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं क्यों कहलाती हैं। तो हम आंसर लिखेंगे कि सभी वियोजन अपक्रियाएं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं क्योंकि इनमें क्रियाकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। इनके 3 स्रोत पाए जाते हैं, या तो हम लोग विद्युत से ऊष्मा दें, या प्रकाश से ऊष्मा दें, या हम लोग हीट से ऊष्मा दें, तापमान से ऊष्मा दें। तो उसके आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बड़े सरल तरीके से बताने वाले हैं। देखिए और मुझे सुझाइए। धन्यवाद।